हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम करेंगे 9th क्लास का जो हमारा चैप्टर रनिंग में है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने हाफ चैप्टर कर लिया था। उसमें हमने मैटर क्या होता है ये समझ लिया, मैटर की स्टेट कितनी होती हैं वो हमने कर लिया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बी, सी, ये सारा कर लिया था। और बच्चों हमने कन्वर्जन भी कर लिया था कि सॉलिड को लिक्विड में कैसे बदलेंगे, या लिक्विड को गैस में कैसे बदलेंगे, या गैस को लिक्विड में कैसे बदलेंगे। जो इनकी कन्वर्जन है वो भी हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे, बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे, और चैप्टर आज हम ख़त्म कर लेंगे। ये हमारा जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लियर बच्चों। तो आज का जो टॉपिक लगाते हैं, आज का टॉपिक है वेरियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये है बच्चों आज का टॉपिक, वेरियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। एक्चुअल में क्या होता है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कई सारी स्केल्स का यूज़ करते हैं। तो कौन सी स्केल का क्या मतलब होता है, कितने टेम्परेचर पे कौन सी स्केल काम करती है, और अगर हमें एक स्केल से दूसरी स्केल में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को तो किस तरह से करेंगे, वो हम इस टॉपिक में समझेंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th में भी बहुत यूज होता है फर्स्ट चैप्टर में। क्लियर। तो देखो बच्चों, हमारे बेसिकली जो स्केल्स होती हैं वो 3 स्केल्स हम मानते हैं। एक केल्विन होता है बच्चों, एक डिग्री सेल्सियस होता है, और एक डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये 3 हमारी बेसिकली स्केल्स होती हैं जो टेम्परेचर को मेजर करती हैं। अब टेम्परेचर केल्विन में भी हो सकता है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है। क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो स्केल होती है वो होती है बच्चों आपकी सेल्सियस। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा मोस्ट ऑफ द 80-90% जो टेम्परेचर मिलेंगे वो आपको डिग्री सेल्सियस में मिलेंगे बच्चों। क्लियर। तो देखो, अगर सपोज दैट टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है और हमें वो केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे बच्चों। जैसे सपोज करो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। ठीक है बच्चों, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और हमें कन्वर्ट करना है इसको मतलब 10 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो कैसे करेंगे समझो बच्चों। तो देखो 10 डिग्री सेल्सियस है, ये यहाँ लिखो। अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है बच्चों तो 273 को ऐड कर दीजिए। तो देखो कितना हो गया, 283। क्या हो गया, ये केल्विन हो गया। ये 283 क्या हो गया, केल्विन। बस। अब 283 का जो मतलब है वो 10 डिग्री ही है बच्चों। अब 10 डिग्री सेल्सियस कह लो या 283 केल्विन कह लो, मतलब एक ही है। इन दोनों टेम्परेचर का मतलब एक ही है। ये नहीं है कि वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। ठीक। अब जैसे सपोज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। टेम्परेचर कितना दिया, 30 डिग्री सेल्सियस, और हमें कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। तो सिंपली क्या करेंगे, 273 को ऐड करना है इसमें। तो देखो बच्चों कितना हो गया, ये 3 हो गया, और ये यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना हो गया, 303 केल्विन हो गया बच्चों। ये 303 केल्विन। तो 303 केल्विन इक्वल किसके है, 30 डिग्री सेल्सियस के ही इक्वल है। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, केल्विन में। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 को ऐड करना है, बस, और कुछ नहीं करना। और अगर सपोज करो टेम्परेचर अगर केल्विन में गिवन है और वो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है आपको, टेम्परेचर गिवन किस में है, केल्विन में, अब कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री सेल्सियस में। तो हम इन्हीं में से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो 283 केल्विन टेम्परेचर गिवन है, 283 केल्विन टेम्परेचर गिवन है, और इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें से फिर माइनस करना है 273। अगर डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 को ऐड करना है, और अगर केल्विन में टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस में करना है तो 273 को माइनस करना है, बस, और कुछ नहीं करना। तो देखो यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो 283 में से 273 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 कितना हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया। बस इतना सा काम करना है बच्चों। क्लियर। डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट केल्विन, देन ऐड 273। ओके। और अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो माइनस करना है 273। क्लियर बच्चों। अब देखो, अब उसी की तरह हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट के लिए। तो देखो अगर डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला आपको हमेशा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है।
9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों। जब भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो और आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो जाता है फ़ारेनहाइट के अंदर। अब देखो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बहुत मस्त। जैसे आप जानते हो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं सेल्सियस में बात करूं तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखो जैसे कहते हैं ना कि फीवर हो गया 104 डिग्री हो गया, 102 डिग्री हो गया, जैसे डॉक्टर्स बताते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो फ़ारेनहाइट होता है ये क्लिनिकली यूज होता है। ये डॉक्टर्स का जो थर्मामीटर देखा होगा आपने, जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं फीवर को मेजर करने के लिए, तो वहां पे जो टेम्परेचर यूज होता है, जो टेम्परेचर स्केल यूज होता है बच्चों, वो फ़ारेनहाइट यूज होता है। ठीक है। अब जैसे डॉक्टर्स बताते हैं कि 103 डिग्री फीवर है, 102 डिग्री फीवर है या 104 डिग्री फीवर है, तो एक्चुअल में वो डिग्री सेल्सियस में नहीं बताते बच्चों। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में 104 का मतलब बहुत टेम्परेचर हो गया। क्योंकि आपको पता है 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है बच्चों। तो 104 पे तो क्या हालत होगी, बॉडी फट जाएगी अगर डिग्री सेल्सियस में बात कर दी तो। एक्चुअल में डॉक्टर जो 104 103 डिग्री जो बताते हैं वो फ़ारेनहाइट में बताते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे हम उसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर सपोज करो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 3 डिग्री बढ़ गया, मान लो किसी को फीवर आ गया और 2 या 3 डिग्री मतलब बढ़ गया टेम्परेचर बॉडी का, तो कितना हो गया टेम्परेचर? 40 डिग्री सेल्सियस हुआ कि नहीं हुआ? 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, यानी 37 डिग्री नॉर्मल होता है और 3 डिग्री अगर मान लो किसी को फीवर आ गया, टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो गया, तो कितना पहुंच गया? 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 40 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? फ़ारेनहाइट में। तो हम देख लेते हैं कितना आएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या है? 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है? 40, तो 40 रखेंगे प्लस कितना करेंगे बच्चों? 32। तो देखो 5 8 जा 40 और 8 9 जा 72, तो 72 प्लस 32 कितना हुआ? 224 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया बच्चों 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो गया। अब देखो बच्चों, डॉक्टर्स लोग ये वाले टेम्परेचर को बताते हैं कि किसी को फीवर हो गया, जैसे मान लो 37 डिग्री नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। 4 अगर 3 डिग्री इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया? 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब उसी 40 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में हम देखेंगे तो कितना बताएगा? 104 डिग्री। तो डॉक्टर्स ये वाली वैल्यू आपको बताते हैं कि अब डॉक्टर्स क्या बताएंगे कि 104 डिग्री फीवर है, तो मतलब 104 डिग्री सेल्सियस में नहीं है बच्चों, किस में है? फ़ारेनहाइट में। ठीक। देखो अब 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों का मतलब एक ही है। ये नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, 104 बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं, ये और ये बिल्कुल इक्वावेलेंट है। 40 डिग्री सेल्सियस और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस, दोनों का मतलब एक ही है बच्चों, अलग नहीं है। क्लियर? तो अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर बच्चों टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया है और आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। 9/5 इंटू यहाँ पे क्या करोगे? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये देखो फॉर्मूले का फर्क देखना, 9/5 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे अगर टेम्परेचर किस में दिया है? फ़ारेनहाइट में दिया है और डिग्री सेल्सियस में आपको निकालना है। अगर फ़ारेनहाइट दिया है और डिग्री सेल्सियस आपको निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, और डिग्री फ़ारेनहाइट आपको निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे। क्लियर बच्चों? यहाँ पे 32 को माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना। तो ये आपका देखो वेरियस स्केल ऑफ टेम्परेचर हो गया। मैंने आपको कन्वर्जन भी बता दिया कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाएंगे, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे आएंगे, या डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे जाएंगे, या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे आएंगे। क्लियर बच्चों? ये पूरा कन्वर्जन हो गया और आपका ये वेरियस स्केल ऑफ टेम्परेचर क्लियर हो गया। ओके बच्चों, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके वेरी गुड, चलो इसको रफ करते हैं आप। अब देखो आपका अगला जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एनटीएससी में उससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला जो टॉपिक है आपका वो है बच्चों बॉइलिंग, कि बॉइलिंग क्या होता है। बॉइलिंग का मतलब समझना है। ये जो टर्म स्टार्ट हो रहा है बॉइलिंग, एक्चुअल में बॉइलिंग होता क्या है। चलो मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ बच्चों, ठीक है? तो फ्लो चार्ट से आपको इजीली समझ आ जाएगा। फ्लो चार्ट का मतलब है कि ये टर्म हमें करने हैं। यहाँ पे कौन कौन से टर्म करने हैं? पहला टर्म हमें करना है यहाँ पे बॉइलिंग। क्लियर बच्चों?
और दूसरा टर्म हमें करना है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। और तीसरा टर्म करना है हमें यहाँ पे मेल्टिंग, और इसी के साथ अगला है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। अब मैं लिख दिया यहाँ पे, अब ये टर्म हमें करने हैं बच्चों, एक चार्ट बन गया ये, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट, ये करने हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बॉइलिंग की, कि बॉइलिंग सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग की, कि बॉइलिंग क्या होता है। देखो बॉइलिंग का मतलब नाम से पता चल रहा है, बॉइलिंग का मतलब क्या है कि कोई चीज़ आप बॉइल कर रहे हो, ठीक, किसी भी चीज़ को बॉइल कर रहे हो। बॉइल वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं, बॉइल वर्ड हम यूज़ करते हैं बच्चों लिक्विड के लिए। आपने देखा कभी ये सुनते हुए सॉलिड को बॉइल कर रहे हैं, नहीं, सॉलिड के लिए हम यूज करते हैं मेल्टिंग, नॉट बॉइलिंग, क्लियर। तो बॉइलिंग का मतलब ही लिक्विड से हो जाता है, सीधा सीधा सा मतलब है। तो हम यहाँ पे बॉइलिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, टू गैस, बस यही तो है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस। ओके बच्चों, तो अब यहां पे चाहो तो एक वर्ड लगा सकते हो आप, ऑन हीटिंग, क्योंकि बॉयल करोगे तो हीट से ही करोगे ना, ठीक। तो देखो बॉइलिंग का मतलब हो गया था कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग, यानी आप किसी भी लिक्विड को हीट कर रहे हो, आप कोई भी लिक्विड है उसको आपने टेम्परेचर देना शुरू किया तो वो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर वाटर ले लीजिए, अब वाटर को आप हीट करते हो तो जैसे ही वाटर को टेम्परेचर देना शुरू करते हो, हीट देना शुरू करते हो, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है बच्चों। तो वेपर्स क्या होता है, वाटर की गैस फॉर्म ही तो होती है वेपर। तो वही तो हम कह रहे हैं, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग। आप लिक्विड को गैस में अगर कन्वर्ट कर रहे हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कन्वर्जन बताया था मैटर में, तो जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, बॉइलिंग ही तो बोलते हैं, बताया था ना आपको। तो वही तो है, कन्वर्जन ही तो है, लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग, बॉइलिंग हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, इस चीज को समझो। बॉइलिंग पॉइंट हम किसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर, ओके बच्चों, एट विच लिक्विड स्टार्टेड, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्टेड बॉइलिंग, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे आके कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, उसी को उसका क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है बच्चों, हर लिक्विड का, ये नहीं है कि हर लिक्विड का एक ही बॉइलिंग पॉइंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100। अब जैसे मतलब आपने ये एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर आपने यहाँ पे पानी को फिल कर दिया, क्लियर बच्चों, ये कंटेनर लिया, पानी को फिल कर दिया और यहाँ पे आपने हीट दे दी, तो हीट देना शुरू किया। तो जैसे ही आपने हीट देना इसको शुरू किया, हीट देते गए, तो जो टेम्परेचर है वो जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तो इस वाटर में से वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, ये वेपर्स बनाना शुरू कर देगा बच्चों, ठीक। तो मतलब अब ये देखो वाटर किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। जैसे ही आप इसको हीट दे रहे हो, कहां तक हीट दी आपने, 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये पानी किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया ना। तो देखो बॉइलिंग प्रोसेस क्या कह रहा है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्टेड बॉइलिंग, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे आके लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम उसका क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं बच्चों। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, क्लियर बच्चों। अब देखो हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, अब अगली बात करते हैं मेल्टिंग की। तो देखो मेल्टिंग का मतलब भी यही इसी डेफिनेशन से आप निकाल सकते हो। मेल्टिंग में क्या होता है कि सॉलिड मेल्ट होता है किसमें, लिक्विड में, यही तो होता है बच्चों। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो की फिर मैं बात करूं, कन्वर्जन में क्या बताया था, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड किसके थ्रू होता है, मेल्टिंग के तो थ्रू होता है। तो देखो यहां पे आप कह सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग, यही तो हो गया बच्चों। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग। आप कोई भी लिक्विड को अगर हीट कर दो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो वही उस क्या हो गया, मेल्टिंग हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आइस,
अब आइस आपने रखी है और आइस को आपने हीट देना शुरू किया तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है ना, आइस का वापस पानी बन जाता है। तो वो क्या हो रही है, आइस किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, उसको आपने हीट दी, वो मेल्ट होना शुरू हो गई, तो वो किस में चली गई, लिक्विड में, तो वो क्या हो गया, मेल्टिंग हो गया ना वो प्रोसेस। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग, कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है हीटिंग के थ्रू तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मेल्टिंग बोलते हैं। अब सेम एज मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट देखो इसकी तरह सेम डेफिनेशन यहां से आप बनाओ कि द टेम्परेचर एट विच अब यहां पे आप लगाओगे एनी गिवन सॉलिड, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, एनी गिवन सॉलिड, द टेम्परेचर एट विच एनी गिवन सॉलिड started melting, the temperature at which any given solid started melting, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे कोई भी जो सॉलिड गिवन है, कोई भी सॉलिड जो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए उसी को क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। यानी एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे आके कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं बच्चों। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर का, जहां पे जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर हो गया, ये 4 टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ले लिया, वेरी गुड। चलो अब आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब जो मैं कराने जा रहा हूं बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं, क्योंकि उससे 2 बार एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, 2 बार। ठीक, अब देखो एक मैं टर्म करा रहा हूं यहां पे, एक टर्म है आपका बॉइलिंग, ठीक, और दूसरा टर्म है आपका इवेपोरेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन, क्लियर बच्चों। अब देखो यहां पे मैं इसमें बताऊंगा आपको कि बॉइलिंग क्या होता है और इवेपोरेशन क्या होता है, इनमें फर्क क्या होता है, समझो। दोनों का मतलब वैसे तो मोस्टली सेम ही लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन बॉइलिंग और इवेपोरेशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है बच्चों, बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब देखो पहला पॉइंट समझो, बॉइलिंग में क्या होता है कि लिक्विड से कोई चीज किस में चेंज होती है, गैस में। इवेपोरेशन में भी लिक्विड से किस में चीज चेंज होती है, गैस में। दोनों का मतलब एक ही है, यानी लिक्विड से गैस यहां भी हो रही है, लिक्विड से गैस यहां भी हो रही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। देखो तो यहां पे जो लिक्विड से गैस में जो चीज बनती है, ठीक बच्चों, ये एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, कोई भी चीज होती है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होगी, यानी उसका एक प्रॉपर बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चों। कोई भी चीज, अभी हमने बताया बॉइलिंग के साथ, मैंने अभी आपको क्या बताया, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कोई भी चीज बॉयल होगी तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल होगी बच्चों। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर हमें वाटर को बॉयल करना है तो हमें 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्लियर बच्चों। तो ये जो बॉयल जो होता है वो लिक्विड से गैस जब बनता है तो हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर होता है, जिससे मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका फिक्स होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करता है बॉइलिंग। लेकिन इवेपोरेशन भी लिक्विड से गैस बन रहा है, लेकिन ये लिक्विड से गैस जब बनता है तो ये एनी टेम्परेचर, मतलब ये कोई भी टेम्परेचर हो उस पर ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे बच्चों आपने देखा होगा, अभी मैं यहाँ गिलास में पानी रख दूं, गिलास में अगर मैं पानी रख दूं यहाँ पे और 2 दिन या 3 दिन रखा रहने दूं उसको, तो अपने आप पानी क्या होगा, इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा और पानी कम हो जाएगा, यानी वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो वो रूम टेम्परेचर भी वो इवेपोरेट हो रहा है ना, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 30 डिग्री 35 डिग्री, यही तो होता है रूम टेम्परेचर। तो अगर 30 डिग्री पे भी वो इवेपोरेट हो रहा है, लेकिन 30 डिग्री पे बॉयल तो नहीं होगा ना, बॉयल करना है तो कितना देना पड़ेगा टेम्परेचर, 100 डिग्री, वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते बच्चों। लेकिन इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, आपको 10 डिग्री टेम्परेचर भी आपने दे दिया तब भी वो इवेपोरेट हो जाएगा, क्लियर बच्चों। और दूसरा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो बॉइलिंग होता है ये बल्क फिनोमिना होता है बच्चों। बॉइलिंग जो होता है
ये कैसा फिनोमिना होता है? बल्क फिनोमिना होता है। बल्क का मतलब समझो, जैसे मान लो ये कंटेनर है ये, और इसके अंदर ये मान लो आपने पानी फिल कर रखा है, ठीक, ये पानी फिल कर रखा है और ये पानी के मॉलिक्यूल हैं, ये दिख रहे हैं ना रेड वाले, ये पानी के मॉलिक्यूल हैं ये। तो अब यहाँ पे देखो कि बल्क का मतलब क्या होता है, कि बॉइलिंग का मतलब क्या होता है कि लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स, यानी गैस, लिक्विड चेंज इनटू गैस। तो जैसे आपने यहाँ पे हीट दी और टेम्परेचर कितना दिया आपने, 100 डिग्री सेल्सियस दिया, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा पानी। तो इसका ये वेपर्स जरूरी नहीं है कि सरफेस के जो ऊपर मॉलिक्यूल है यही बनाए, ये वाला मॉलिक्यूल भी वेपर में चेंज हो सकता है, ये वाला मॉलिक्यूल भी चेंज हो सकता है, ये वाला भी चेंज हो सकता है और ऊपर वाला भी हो सकता है। कहीं से कोई भी मॉलिक्यूल इसका वेपर्स में चेंज हो सकता है। डजंट, ये कंफर्म नहीं है कि ऊपर के ही होंगे या नीचे के होंगे या बीच के होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल में से ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई सा भी मॉलिक्यूल, चाहे सबसे नीचे वाला मॉलिक्यूल है या सबसे ऊपर वाला, कोई भी मॉलिक्यूल जाके वेपर्स फॉर्म कर सकता है। तो बल्क का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट, पूरा, कहीं से भी। तो मतलब बल्क फिनोमेना। तो जो बॉइलिंग होता है वो कैसा होता है, बल्क फिनोमेना। लेकिन जो इवोपोरेशन होता है, इसका सेकंड पॉइंट, इवोपोरेशन होता है, ये कैसा होता है, ये बच्चों सरफेस फिनोमेना होता है। ये कैसा फिनोमेना होता है, सरफेस फिनोमेना होता है ये। अब सरफेस फिनोमेना का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे ये मान लो एक लिक्विड है, ठीक है, और इसके अंदर भी आपने पानी फिल कर रखा है। अब इसमें आपने क्या किया कि जैसे इसमें आपने टेम्परेचर देना शुरू किया, अब ये इसके मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं इसके, ये मॉलिक्यूल है। अब जैसे ही आपने इसको टेम्परेचर दिया, ठीक है, हीट दी इसको, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हीट दोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर आपने इसको 80, 70 या 60% भी 60 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर दे दिया ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इसके सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, केवल यही वेपर्स में चेंज होंगे सबसे पहले, ये वाले नहीं होंगे, ये वाले, ये सिर्फ सरफेस वाले ही, जो ऊपर ये सरफेस है ना, सरफेस वाले मॉलिक्यूल ही वेपर्स में चेंज होंगे बच्चों, ये वाले। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सरफेस फिनोमेना। तो देखो, दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए इसके, डिफरेंस इनमें अगर करना हो इवोपोरेशन और बॉइलिंग में। तो बॉइलिंग का पहला डिफरेंस क्या है कि ये फिक्स टेम्परेचर होता है, ये जो होता है ये फिक्स टेम्परेचर पे काम करता है, यानी पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे काम करता है। लेकिन इवोपोरेशन एनी टेम्परेचर पे काम करता है, कोई भी टेम्परेचर हो। दूसरा पॉइंट, ये बॉइलिंग कैसा है, बल्क फिनोमेना है बच्चों, जबकि इवोपोरेशन कैसा है, सरफेस फिनोमेना है बच्चों। क्लियर, जो मैंने अभी बताया एग्जांपल देके, क्लियर। तो ये बॉइलिंग और इवोपोरेशन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्लियर, ओके, वेरी गुड। अब देखो, एक और टॉपिक है आपका, मैं यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ। इवोपोरेशन अभी आपका जो चल रहा है, ठीक है, तो यहां पे हम लगा देते हैं इवोपोरेशन। इवोपोरेशन, तो देखो अब यहां पे एक चीज है कि फैक्टर ऑन विच इवोपोरेशन डिपेंड्स। अब देखो ये चीज को समझो, फैक्टर ऑन विच इवोपोरेशन डिपेंड्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पे इवोपोरेशन डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे इवोपोरेशन डिपेंड करता है। देखो, बॉइलिंग का तो कांस्टेंट है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करेगा और बल्क फिनोमेना है, दैट्स इट। लेकिन चेंजेस यहाँ पे ज्यादा होते हैं इवोपोरेशन के अंदर। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जहां पे इवोपोरेशन काम करता है। तो देखो, पहला फैक्टर बच्चों, पहला फैक्टर यहाँ पे कौन सा होता है, पहला फैक्टर होता है बच्चों टेम्परेचर। ये तो कॉमन सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे इवोपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। आप कोई भी लिक्विड को हीट कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उसके वेपर्स उतने ज्यादा बनेंगे, तो उतना ही ज्यादा वो इवेपोरेट करेगा। क्लियर बच्चों। तो देखो, पहला फैक्टर क्या हो गया, टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी वहां पे, रेट ऑफ एनी फैक्टर ऑन विच, यहाँ पे आप रेट लगा सकते हो, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स। यानी इवेपोरेशन की जो रेट है वो कहाँ कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स।
तो देखो पहला फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया बच्चों। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे इवेपोरेशन भी उसमें उतना ही ज्यादा होगा। तो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑल्सो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज। क्लियर बच्चों। अब देखो दूसरा फैक्टर है यहाँ पे, दूसरा फैक्टर बच्चों यहाँ पे होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अब देखो इसका मतलब समझो, सरफेस एरिया का मतलब क्या है। अब जैसे मान लो आपने देखा होगा, जैसे आप कपड़े सुखाओ, मैं एक एग्जांपल देता हूं, तो तार पे आप कपड़े आपने 4-5 शर्ट्स ली, ठीक है, 4-5 शर्ट को इकट्ठा करके आप एक जगह ही आप कोई ऊपर कोई रस्सी टंगी हुई है उस पर आप रख दो एक जगह, और एक शर्ट को आप खोल के पूरा खोल के डाल के आओ तार पे, तो 5 शर्ट आपने एक साथ इकट्ठी रख दी और 5 शर्ट आपने अलग अलग खोल के डाल दी, जो कि पूरी रस्सी को कवर कर लिया। तो कौन सी शर्ट जल्दी सूखेंगी बच्चों, कौन सी वाली शर्ट जल्दी सूखेंगी, जो आपने बिल्कुल खोल के डाली है रस्सी में, वो जल्दी सूखेंगी ऑब्वियसली, लेकिन जो एक साथ रखी है वो बहुत टाइम में सूखेंगी। रीजन कि सरफेस एरिया किसने ज्यादा कवर किया। अब जैसे ये मान लो कि मतलब एक रस्सी है, तो ये जो रेड वाला क्लिप कवर दिख रहा है, इतने पोर्शन में आपने 5 शर्ट डाल दी और बाकी की 5 शर्ट आपने इस वाइट वाले पोर्शन पर डाली हैं। तो देखो सरफेस एरिया कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है या ये वाइट वाला ज्यादा है, वाइट वाला ज्यादा है ना। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवोपरेशन भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। कपड़े कब सूखते हैं, इवोपरेशन ही होता है। कपड़ों के अंदर क्या होता है, जब आप कपड़े धुलते हो तो कपड़ों में क्या होता है, पानी होता है ना। जब आप कपड़े डालते हो धूप में, तो धूप से हीट से क्या होता है, वो इवोपरेट होना शुरू हो जाता है ना, तो पानी इवोपरेट पूरा इवोपरेट हो जाता है, तो क्या कपड़े क्या होते हैं, सूख जाते हैं। तो देखो इसी से समझो, ये तो इतने पोर्शन पे आपने शर्ट डाली है और एक इतने पोर्शन पर शर्ट डाली है, तो जो इतने पोर्शन पर शर्ट डली होगी वो जल्दी सूखेगी एज कम्पेयर टू दिस, राइट बच्चों। तो देखो इसका मतलब क्या निकल के आया कि अगर सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो बच्चों रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा बच्चों। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर बच्चों। अब देखो तीसरा फैक्टर कौन सा है, देखो 2 फैक्टर हो गए, टेम्परेचर इंक्रीज, रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज, रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज। तीसरा फैक्टर क्या है आपका, तीसरा फैक्टर है आपका वाइंड स्पीड। तीसरा फैक्टर वाइंड स्पीड पे भी इवोपरेशन की रेट डिपेंड करती है बच्चों। जैसे मान लो एक आपने देखा होगा, कपड़े के एग्जांपल हम लेते हैं कि बहुत तेज हवा चल रही है, वहां पे आप कपड़े डाल दो और एक कपड़े आप बंद कमरे के अंदर डालो, तो कौन सा वाला कपड़ा जल्दी सूखेगा, ऑब्वियसली जो हवा में वो जल्दी सूखेगा। तो इवोपरेशन कहाँ हो रहा है, कमरे के बंद कमरे में जो कपड़ा पड़ा है उसमें इवोपरेशन ज्यादा हो रहा है, या जो हवा में उसमें इवोपरेशन ज्यादा हो रहा है, जो बंद कमरे में उसमें कम हो रहा है और जो हवा में वो ज्यादा हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ इवोपरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, वाइंड स्पीड पर डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि वाइंड स्पीड यानी WS, वाइंड स्पीड इंक्रीज, तो रेट ऑफ इवोपरेशन ROE क्या होगा, इंक्रीज। अगर वाइंड स्पीड बढ़ा दी तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे हम फैक्टर में बात कर रहे हैं, सब जगह बढ़ रहा है रेट ऑफ इवोपरेशन, तो कम भी तो कहीं होता होगा, समझो। तो देखो चौथे फैक्टर की तरफ हम चलते हैं, ये जो फोर्थ फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर क्या है आपका, कि फोर्थ फैक्टर का मतलब समझो कि इफ वी इंक्रीज ह्यूमिडिटी, ओके बच्चों, द रेट ऑफ इवोपरेशन यानी द रेट ऑफ इवोपरेशन इज डिक्रीज। ये देखो, इफ वी इंक्रीज ह्यूमिडिटी द रेट ऑफ इवोपरेशन इज डिक्रीज। अगर आपने ह्यूमिडिटी को बढ़ा दिया तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। रीजन समझो क्यों होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी बच्चों, नमी। अगर जैसे एटमॉस्फेयर में, जैसे आपने देखा होगा कि एक कपड़े को धूप में डालो और एक कपड़े को आप बहुत ठंडे मौसम में, आपने एक चीज देखी होगी कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं लेकिन सर्दियों में कपड़े देर में सूखते हैं, होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो इस फैक्टर की वजह से होता है बच्चों, इस फैक्टर की वजह से। क्योंकि जब सर्दी का मौसम होता है तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब नमी, नमी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी का हम रिप्रेजेंटेशन सीधा किससे करते हैं बच्चों, H2O, पानी से तो करते हैं। नमी का मतलब क्या होता है, पानी। तो अब देखो, और इवोपरेशन का मतलब क्या होता है कि हीट आती है और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर होगा
तो फिर वाटर दूसरी जगह से पानी क्यों लेगा? नहीं लेगा, वो बहुत कम लेगा, जरूरत ही नहीं है उसको लेने की, क्योंकि उसके पास खुद के पास वाटर मॉलिक्यूल है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब भी वही है ना, कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बच्चों। तो देखो, इफ वी इंक्रीज ह्यूमिडिटी देन रेट ऑफ इवापोरेशन इज डिक्रीज। समझ में आई बच्चों? तो देखो, ये 4 फैक्टर हो गए जिसके ऊपर रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करती है। क्लियर बच्चों? पहला टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आप वाइंड स्पीड को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने ह्यूमिडिटी को बढ़ा दिया तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो ये 4 फैक्टर हो गए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं बच्चों। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। क्लियर बच्चों? वेरी गुड। अब एक लास्ट टॉपिक आपका बचा है बच्चों, जो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ही ज्यादा। और इस टॉपिक में ना बच्चों को कंफ्यूजन बहुत रहती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूंगा। तो एक्चुअल में ये लेटेंट हीट होती क्या है बच्चों? तो हम इसको कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू फेस कन्वर्जन। ये इसकी हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू फेस कन्वर्जन, यानी एक ऐसी हीट जिसकी जरूरत हमें फेस कन्वर्जन के लिए पड़ती है। यानी फेस का मतलब जैसे लिक्विड से कोई चीज किस में कन्वर्ट हो रही है? गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो उसकी फेस चेंज हो रही है। तो फेस चेंज होने में जो हीट की जरूरत पड़ रही है उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्लियर बच्चों? अब देखो, अब समझो, एक एग्जांपल से समझो कि ये कंटेनर है। क्लियर? और इस कंटेनर में मैंने पानी भर दिया यहाँ पे। ठीक, अभी ये पानी कैसा है? रूम टेम्परेचर पे है। रूम टेम्परेचर मतलब कि इसका टेम्परेचर अभी 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये जो पानी है इसके अंदर H2O है, इसका टेम्परेचर अभी कितना है? नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये कितना है बच्चों? 30 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे हीट देना शुरू किया, इसको यहाँ पे हीट देना शुरू किया। तो हीट जैसे ही देता रहा इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जैसे ही मैंने उसको हीट दी तो इसका टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो एक टाइम हुआ कि इसका टेम्परेचर कितना पहुंच गया? 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बॉयल होना शुरू होता है। तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैं इसको हीट देते जा रहा हूँ, तो जो पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर था इसका 30 डिग्री सेल्सियस, तो जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो टेम्परेचर कहाँ तक पहुंच गया? 30 डिग्री से कहाँ पहुंच गया बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद क्या हुआ कि इसके वेपर्स बनना शुरू हो गए। क्लियर बच्चों? वेपर्स बनना शुरू हो गए। लेकिन मैं टेम्परेचर इसको बढ़ाया जा रहा हूँ, 100 के बाद भी मैं टेम्परेचर इसको दिए जा रहा हूँ। लेकिन फिर उसके बाद में देख रहा हूँ कि मेरा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। समझो इस चीज को, टेम्परेचर पहले मैंने 30 से बढ़ाना शुरू किया तो 100 तक पहुंच गया। बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। लेकिन 100 के बाद मैं हीट इसको फिर भी दे रहा हूं, लेकिन फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। लेकिन हीट तो मैं इसको दे रहा हूं ना, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। टेम्परेचर 100 भी है, 100 कांस्टेंट हो गया, लेकिन इसके बाद टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा। बट मैं इसको हीट दे रहा हूं। तो जब मैं इसको हीट दे रहा हूं लेकिन टेम्परेचर भी बढ़ नहीं रहा, तो वो हीट जा कहां रही है? समझो इस चीज को, वो हीट कहां जा रही है? तो वो हीट जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन वो यूज हो रही है, उसी हीट को बच्चों हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्योंकि लेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन, यानी जो चीज दिखाई नहीं देती है, हिडन। तो हिडन हीट। अब लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन। और हिडन का मतलब जो चीज दिखाई नहीं देती है। तो ये जो हीट है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन मैं हीट दे रहा हूं फिर भी वो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा,
तो वो हीट कहाँ जा रही है? वो हीट इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन में काम आ रही है बच्चों, क्योंकि वाटर से लिक्विड है वाटर, अब ये चेंज किस में हो गया? गैस में चेंज हो गया ना बच्चों, इसके वेपर्स बन गए। तो देखो वाटर लिक्विड है तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से पास पास होंगे, जबकि गैस में कैसे होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, समझो इस चीज को। तो यहाँ पे हीट क्या कर रही है, किस काम में आ रही है हीट, उसको समझो। ये हीट इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है उनको ब्रेक करने के लिए यूज हो रही है बच्चों, उनको ब्रेक करके और उनको किस में कन्वर्ट कर रही है? गैस में कन्वर्ट कर रही है। इसलिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन हीट हमारा ही काम कर रही है बच्चों। वहां पे वो हीट क्या कर रही है? वो फेज कन्वर्जन कर रही है, लिक्विड से किस में चेंज कर रही है? वो मॉलिक्यूल को गैस में चेंज कर रही है, इसलिए हमें हीट दिख नहीं रही। तो हमने क्या लिखा था? अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू फेज कन्वर्जन, एक ऐसी हीट जिसकी जरूरत हमें फेज कन्वर्जन में पड़ रही है, समझे बच्चों? तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन काम करती है। तो समझ में आ गया बच्चों? आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लेटेंट हीट क्या होती है एक्चुअल में। क्लियर? अब देखो बच्चों, लेटेंट हीट होती कितने तरह से है, अब हम आगे समझते हैं इसको कि जो लेटेंट हीट होती है वो बच्चों दो तरह से होती है। लेटेंट हीट दो तरह से होती है। एक होती है बच्चों आपकी फ्यूजन और दूसरी होती है वेपराइजेशन। तो देखो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना वाटर का, वो इसका था, वेपराइजेशन का था। वो जो हीट वहां पे यूज हो रही है लेटेंट हीट, वो कौन सी हो रही है? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्यों यूज हो रही है? क्योंकि वो हीट कहां यूज हो रही है? लिक्विड से क्या बन रहा था? अभी एग्जांपल दिया है, लिक्विड से क्या बन रहा था बच्चों? गैस बन रही थी ना, गैस के वेपर्स ही तो बन रहे थे, लिक्विड से गैस के वेपर्स बन रहे थे, उसी में तो यूज हो रही थी वो हीट। तो वो कौन सी लेटेंट हीट हो गई? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया बच्चों, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया। अब देखो फ्यूजन का मतलब समझो। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। अगर फ्यूजन कहीं लिखा है तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग, मतलब टूटना, किसी चीज का टूटना। तो फ्यूजन का मतलब किससे होता है? मेल्टिंग से। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल समझो, जैसे एक आइस है, ये क्या है? एक आइस का पीस है, ये एक आइस का टुकड़ा है बर्फ का, और यहाँ पे आपने इसको हीट देना शुरू किया। तो देखो हीट देना शुरू किया तो देखो इसका भी टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर इसका कितना है? इसका 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि वाटर कितने पे फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तभी तो बर्फ बनती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है अभी। लेकिन हम जब हीट दे रहे हैं इसको, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, 0 का 0 ही है। यानी पहले इसका टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने यहाँ पे हीट देना शुरू किया तो हम देख रहे हैं कि इसका जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ रहा, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। लेकिन हम हीट तो इसको दे रहे हैं ना बच्चों, जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, हीट हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आइस मेल्ट हो रही है और एक किस में कन्वर्ट हो रही है बच्चों? लिक्विड में। लिक्विड में ही तो कन्वर्ट हो रही है ये आइस। हीट हम दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, लेकिन आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि बच्चों नहीं हुआ? फेज कन्वर्जन हुआ, यानी सॉलिड से किस में चली गई? आइस, लिक्विड में। आइस कैसी है? सॉलिड। अब हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, तो ये हीट हमारी यूज कहाँ हो रही है? फेज कन्वर्जन में यूज हो रही है बच्चों। हीट फेज कन्वर्जन में यूज हो रही है। ये सॉलिड से किस में जा रही है? लिक्विड में। तो यहाँ पे जो हीट यूज हो रही है उसी को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। अब वो कौन सी लेटेंट हीट हो गई? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड में यूज हो रही है, तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो बच्चों अगर कोई लिक्विड से वेपर्स में लेटेंट हीट यूज हो रही है, यानी लिक्विड से वेपर्स बन रहे हैं और वहां पे लेटेंट हीट यूज हो रही है, तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर कहीं पे कोई चीज मेल्ट हो रही है और वहां पे लेटेंट हीट यूज हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर बच्चों? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। ओके, वेरी गुड। तो ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश हो गया। फर्स्ट चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर इस चैप्टर में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। आई होप मैं उसको डिजायर आंसर दूंगा। और अब इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ उन बच्चों तक जरूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ओके बच्चों, और ऑलवेज बी हैप्पी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।